मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए लाजवाब रोचक श्रृंखला और ज्ञान से परिपूर्ण लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं और मेरा दावा है कि आप इसको 2 बार सुन ले, आपको 80% के अंक के आप निकट होंगे। आप चाहे कहीं से भी तैयारी करते हो, चाहे बिहार के किसी भी जिला से, किसी भी गांव से, किसी भी कस्बे से, आप इसे 2 बार सुने। और सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब पर यदि आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल फ्री है। तो मैं शुरुआत करता हूं और इस बार चैप्टर का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन ये भूगोल विषय का चैप्टर है। इससे आपको प्रतियोगी परीक्षा तक की भी आगे आपको जानकारी मिल जाएगी यदि आप बीपीएससी में भी बैठते हैं तब, लेकिन मैं आपको 10th के लिए दे रहा हूं। शुरुआत करता हूं। खनिज संपदा किसी भी देश, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का एक सूचक है, ये एक इंडेक्स बतलाता है। तो अब यहीं पर हम आते हैं कि बिहार से जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ था तो उस समय खनिज के मामले में बिहार नंबर 1 के स्थान पर पड़ता था। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हो गया, बिहार की जितनी भी खनिज वाली क्षेत्र थी वो झारखंड के हिस्से में चला गया। अब बिहार में बहुत नाम मात्र की खनिज ही बची है। तो यहां पर अब बिहार में भारत का लगभग मात्र 1% के आसपास खनिज का भंडार बिहार को है। बिहार में, और वो भी जो भंडार है वो उतनी महत्वपूर्ण है। बिहार में ज्यादातर चूना पत्थर, पायराइट, ये सभी आपको 2 खनिज यही पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। चूना पत्थर जनरली इसका इस्तेमाल प्राय करते हैं सीमेंट उद्योग में, और पायराइट से सल्फर का निष्कासन करते हैं। अब बतलाइए जो बिहार के पास बचा क्या। तो धात्विक, हम शुरुआत करते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिस खनिज से ये बना, जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण किया जाए। धात्विक, धातु इसमें शब्द लगा हुआ है, अर्थात जिस खनिज से धातु को निकाला जा सके, निष्कर्षण किया जा सके, उसको हम धात्विक खनिज कहते हैं। इसके अंतर्गत बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, सोना, ये सब आपको आते हैं। सोना का अयस्क जो भी हो, तो ये सब आपको अयस्क आते हैं। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालते हैं, मैग्नेटाइट से लोहा निकालते हैं। तो इसी तरह से आपके ये धात्विक खनिज है। बॉक्साइट जमुई जिला में पाया जाता है और बांका, ये दोनों आप देखिएगा तो उधर पहाड़ी क्षेत्र भी कुछ है, बांका में मिलता है। मैग्नेटाइट पत्थर का जो भी आपका क्षेत्र मिलेगा, जहां भी संचित है, वो पहाड़ी क्षेत्र ही है। ऐसे भी मैदानी क्षेत्र में खनिज नहीं के बराबर मिलता है, जो आपको पूर्व में ही बतलाया जा चुका है। सोना का जो अयस्क है वो बिहार में नाम मात्र, बहुत मेग्रे जिसको कहते हैं कि सिर्फ चर्च भर, और वो भी सोना का अयस्क बिहार में इसका वाणिज्यिक उत्पादन नहीं होता, बल्कि दक्षिण बिहार के नदियों में चले जाएगा तो थोड़ा सा अंश मिलता है, और वो भी बहुत ही कम, जिसका निष्कर्षण भी बड़ी कठिन होता है, इसलिए व्यापारिक उत्पादन न होता है। और धात्विक खनिज आइए, और धातु से बना है, जिसमें धातु का निष्कर्षण न किया जा सके, और धातु, तो इसमें अभ्रक आता है, डोलोमाइट आता है, सिरका आता है, क्वार्ट्ज आता है, ये सब अधात्विक खनिज है। और धात्विक खनिज में अभ्रक बड़ा महत्वपूर्ण है। अभ्रक से जैसे हम बिजली के उपकरण बनाते हैं, अबीर में देखिएगा अभ्रक डाला है। तो अभ्रक जो है, झारखंड से सटे जो बिहार क्षेत्र है उसमें अभ्रक, जब झारखंड बिहार के साथ था तब तो बहुत ज्यादा प्राप्त होती थी, तो झारखंड से सटे बिहार के क्षेत्र में ये मिलता है। नवादा हुआ, जमुई हुआ, बांका हुआ, जिले में इसका भंडार है। अभ्रक का सबसे बेस्ट क्वालिटी है मस्कोवाइट। मस्कोवाइट किसका क्वालिटी है? अभ्रक का। याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, बोल रहे रमेश बा कि मस्कोवाइट किसकी हम कहेंगे, किस खनिज का उपनाम है? तो मस्कोवाइट हम कह देंगे, एक प्रकार की खनिज है, तो वो अभ्रक बिल्कुल 80% नंबर आएगा। हाँ, अब चलो मस्कोवाइट बहुत ही उच्च कोटि का अभ्रक है। तो चलो फिर से पूछ रहा हूं, जल्दी बोल गणेश, नहीं तो मारूंगा, 10 गिनूंगा। एक मस्कोवाइट क्या है? अभ्रक की एक कह सकते हैं कि एक प्रकार की अभ्रक है और सबसे उच्च क्वालिटी का अभ्रक है ये। इसको बंगाल रूबी भी कहते हैं। मस्कोवाइट को क्या कहते हैं? बंगाल रूबी। याद रखेगा। चल दिनेश भाई बोल, बंगाल रूबी किसको कहते हैं? तो मस्कोवाइट को कहते हैं। बिल्कुल 80% नंबर लाना है, नहीं लाएगा तो फिर चैन से मैं नहीं जीने दूंगा तुमको। हाँ चलो फिर लो भैया, तो बंगाली
अब आया यह लाल तांबे के रंग का होता है, इसीलिए इसको बंगाली रूबी भी कहते हैं। इसकी परत जो होती है वो मोटी होती है। अब यहीं पर हम लोग चले कि अब्रक का और भी कुछ रूप है। मस्कोवाइट तो जाने सबसे अच्छा, बंगाल की रूबी भी कहते हैं, लाल तांबे की तरह दिखाई पड़ता है। और मस्कोवाइट के अलावे है फ्लोगोफाइट और बायोटाइट। चूना पत्थर के बारे में जानते हैं। चूना पत्थर, बिहार में चूना पत्थर का भंडार है अधिक, या कह सकते हैं कि अन्य खनिज के अपेक्षाकृत अधिक है चूना पत्थर, जिसका भंडार कैमूर रोहतास जिला में मिलता है। और इसका मुख्य उपयोग सीमेंट में हम लोग करते हैं, सीमेंट उद्योग में। पायराइट में आइए, यह बिहार का महत्वपूर्ण खनिज है। पायराइट से सल्फर निकालते हैं। आप किसी चीज में चाहे कॉपर पायराइट करते हो तो कॉपर में सल्फर मिला तो कॉपर पायराइट हुआ। आयरन पायराइट यदि कहते हो मान लीजिए या इसमें, तो उस स्थिति में ध्यान रखो उसमें सल्फर हम मिला दिए। यहीं पे हम देखते हैं कि अब बिहार का महत्वपूर्ण खनिज है और इसमें पायराइट में 40% तक गंधक सल्फर ये मिलता है और इससे हम सल्फर का निष्कासन करते हैं। परमाणु खनिज में आइए। परमाणु खनिज ऐसे खनिज है जिसमें हम कह सकते हैं कि विखंडन हो या फिर हम ये कह सकते हैं कि संलयन की प्रक्रिया वो की जा सके, उससे हम ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं। परमाणु खनिज में आइए कि ये ग्रेफाइट को हम लोग ब्लैक लीड भी कहते हैं। ग्रेफाइट को क्या कहते हैं? जल्दी बोल मारूंगा 10 गिनूंगा। एक ब्लैक लीड भी कहते हैं। ब्लैक लीड किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। अब यहीं पर ये रोहतास जिला में, मुंगेर जिला में प्राप्त होता है। शक्ति के और साधन के बारे में हम जानते हैं तो बिहार में शक्ति का साधन उतना विकसित नहीं है, धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। तो उसमें तापीय विद्युत केंद्र जाते हैं। तापीय विद्युत केंद्र हम कहते हैं कि जहां कोयला के मदद से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना, जिसके लिए आपको एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये सबसे बड़ी संस्था है। ये आपको सबसे अधिक बिजली का उत्पादन भी अभी तक तापीय विद्युत से कई तरह से होता है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसमें परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, इसमें आपको परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में बिहार में कई तापीय विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। कहलगांव, ये भागलपुर के निकट है। कांटी, मुजफ्फरपुर के निकट है। बरौनी, बेगूसराय जिले में ही अवस्थित है। तो ये सब महत्वपूर्ण विद्युत तापीय केंद्र है। कहलगांव में सुपर थर्मल पावर, जहां पर जयदेव उत्पादन होता है। बिहार की एक समय में एक बड़ी तापीय परियोजना है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। कब की गई थी? 1979 ईस्वी में। कहलगांव सुपर थर्मल परियोजना की कब स्थापना की थी? ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 1979 में। कहलगांव कहां है? भागलपुर के निकट है। इससे आगे बढ़ते हैं तो कांटी तापीय विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर के निकट है। बरौनी तापीय विद्युत केंद्र बेगूसराय जिला में ही पहले बतला चुका हूं, और ये रूस के मदद से स्थापित किया गया था। तो बरौनी तापीय विद्युत केंद्र किसके मदद से स्थापित किया गया था? रूस का, याद रखना भैया। अब एक बाढ़ सुपर थर्मल पावर, ये पटना जिला में बाढ़ अनुमंडल है, वहीं पर स्थापित। आप मोकामा तरफ से पटना जाइएगा तो ट्रेन जब जाएगा तो आप देखिएगा बहुत विशाल सुपर थर्मल केंद्र बना हुआ है। वहां पर अब एनटीपीसी के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और ये बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में विद्युत के मामले में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये और एक एनटीपीसी के अधीन ये चलने वाली एक सुपर थर्मल पावर है। यहीं पर औरंगाबाद जिला में नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहां अवस्थित है? औरंगाबाद जिला में। जल विद्युत आइए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें जल को हम बहुत ऊपर से गिराते हैं, एक पंखे विशाल ब्लेड होता है, उससे हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। लेकिन इसकी स्थिति बिहार में उतनी अच्छी नहीं है। तो बिहार में जल विद्युत परियोजना के लिए 1982 में बीएचपीसी, बी से बिहार, एस से हाइड्रो, पी से पावर, सी से कॉर्पोरेशन, ये स्थापित किया गया था। और इसका लक्ष्य है कि 2055 मेगावाट की हम विद्युत का लगभग उत्पादन करें। डेहरी में है
कुछ रोहतास जिला में पड़ता है, औरंगाबाद जिला में बोरना नामक स्थान पड़ता है, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर पड़ता है। वहां पर आपको जलीय विद्युत परियोजना उत्पादन के लिए स्थापित किया गया है। और अगले कदम पर, अगले पड़ाव पर देखते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत नॉन कॉन्वेंशनल, जो कॉन्वेंशनल नहीं हो, कॉन्वेंशनल हुआ कि जैसे तापीय विद्युत केंद्र हुआ, जलीय विद्युत केंद्र हुआ, ये सब कॉन्वेंशनल हुआ। परमाणु विद्युत केंद्र हुआ, नॉन कॉन्वेंशनल हुआ, जैसे बायोगैस से, सूर्य के विकिरण से, उसके बाद भूताप ऊर्जा से, इन सब। तो बिहार में गैर परंपरागत ऊर्जा ये अभी नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं कि जिसको हम बार बार जनरेट कर सकते हैं। जैसे कोयला समाप्त हो जाएगा तो तापीय विद्युत केंद्र आपका ठप हो जाएगा। उसी तरह से आप आइएगा कि यदि जलीय विद्युत केंद्र में आइएगा तो जल की आपका रिसोर्सेज घटेगा तो वहां मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इसको हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। सूरज की ऊष्मा लंबे समय तक चलेगी। आप पवन ऊर्जा से निकालते हैं बिजली, वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। तो जल ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब से हम ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। आप देखिए गांव घर में सोलर प्लेट से स्ट्रीट लाइट जलाए जाते हैं, सोलर प्लेट से अब घर में भी लाइट जलाए जाते हैं, टीवी चलाए जाते हैं, पंखा चलाए जाते हैं। इन सब से, सोलर प्लेट के मदद से पानी गर्म किए जाते हैं। ये सब ऊर्जा, ये सब कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इनका भी उपयोग धीरे धीरे बिहार में बढ़ रहा है और ये होना भी चाहिए। जो समाप्त होने वाली हो उस पर हम लोग को ध्यान धीरे धीरे कम करना है और दूसरी तरफ बढ़ाना है। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ और मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं से विदा ले रहा हूं। पुनः बहुत जल्दी अगले लेक्चर सीरीज में आपसे मिलूंगा। और जय बिहार, जय भारत।